चलिए आज भारत के सबसे बदनाम घोटालों में से एक की कहानी को समझते हैं, चारा घोटाला। ये सिर्फ भ्रष्टाचार का एक मामला नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी महाचोरी की दास्तान है जिसने पूरे देश के सिस्टम को हिला के रख दिया था। तो आइए इस 950 करोड़ रुपए की हेराफेरी की पूरी बनावट को परत दर परत खोलते हैं। 950 करोड़ रुपए। जरा एक पल के लिए इस रकम के बारे में सोचिए। ये वो पैसा है जो 90 के दशक में बिहार के सरकारी खजाने से बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से लूट लिया गया था। ये वो पैसा था जिससे शायद स्कूल बनते, अस्पताल बनते, सड़कें बनती, लेकिन ये सब कुछ चुनिंदा लोगों की जेब में चला गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जानवरों के चारे जैसे एक मामूली से नाम पर इतनी बड़ी, इतनी ऑर्गेनाइज्ड लूट को अंजाम दिया कैसे गया? आखिर ये पूरी मशीनरी चली कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सबसे पहले घोटाले की पूरी बनावट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इस खेल में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल थे। इसके बाद पैसे के लेन देन पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इसका अंजाम क्या हुआ और इंसाफ कैसे मिला। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये घोटाला काम कैसे करता था। और आपको हैरानी होगी कि ये तरीका जितना बड़ा था उतना ही सिंपल भी था, जिसे बस बार बार एक बहुत बड़े स्केल पर दोहराया गया। तो ये चारा घोटाला असल में था क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सोची समझी धोखाधड़ी थी। बिहार के सरकारी खजानों से जानवरों के चारे, दवाओं और खेती के उपकरणों के नाम पर फर्जी बिल बनाए गए और उन बिलों पर करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। असल में तो कोई सामान कभी खरीदा ही नहीं गया था, सब कुछ बस कागजों पर हो रहा था। और ये पूरी मशीनरी कुछ ऐसे काम करती थी। पहला कदम, फर्जी कंपनियां बनाना जो सिर्फ कागजों पर थीं। दूसरा कदम, सरकारी रिकॉर्ड में जानवरों की संख्या को लाखों में बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। तीसरा, इन फर्जी जानवरों के लिए फर्जी सामान के ऑर्डर बनाना। चौथा, भ्रष्ट अधिकारी इन फर्जी बिलों को पास कर देते थे। पांचवा, सरकारी खजाने से पैसा इन फर्जी सप्लायर्स को दे दिया जाता था। और आखिरी कदम, लूटी हुई रकम को पूरे नेटवर्क में ऊपर से लेकर नीचे तक बांट लिया जाता था। मतलब एक फुल प्रूफ वेल ऑयल्ड मशीन चल रही थी लूट की। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी एक या दो लोगों का काम नहीं था। नहीं, ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था। एक ऐसा सिस्टम जिसके 4 अलग अलग लेवल थे, बिल्कुल किसी क्रिमिनल कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरह। सबसे ऊपर टॉप लेवल पर थे राजनीतिक संरक्षक। इनका काम था इस पूरे सिस्टम को एक तरह की प्रोटेक्शन देना, एक छतरी देना जिसके नीचे ये सारा खेल बिना किसी रोक टोक के चलता रहे। अदालती फैसलों के मुताबिक उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जैसे बड़े नाम इसमें शामिल पाए गए। इसके बाद आता था दूसरा लेवल, जो इस घोटाले का असली इंजन था, यानी ब्यूरोक्रेसी। सीनियर आईएएस अफसर, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अधिकारी, यही वो लोग थे जो फर्जी कागजों को असली बनाते थे, उन पर मोहर लगाते थे और पूरी प्रक्रिया को कानूनी तौर पर सही दिखाते थे। तीसरा लेवल उन लोगों का था जिनकी जेब में सीधा पैसा जा रहा था, यानी फर्जी सप्लायर्स। सोचिए, इनकी दुकानें, इनकी कंपनियां, सब कुछ सिर्फ कागजों पर था, पर ये लोग करोड़ों के फर्जी बिल बनाते थे और उन्हें असली पेमेंट भी मिलता था। मतलब बिना कुछ सप्लाई किए करोड़ों रुपए कमा लिए। और इस पूरी चेन की सबसे आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी कड़ी, ट्रेजरी के अधिकारी। इन्हें आप गेटकीपर भी कह सकते हैं, क्योंकि फाइलें चाहे कहीं से भी पास होके आए, पैसा तो इन्हीं की कलम से निकलना था। इनकी मिलीभगत के बिना 1 रुपया भी सरकारी खजाने से बाहर नहीं आ सकता था। तो ये तो हो गया कि घोटाला कैसे हुआ और कौन लोग इसमें शामिल थे। अब जरा ये देखते हैं कि पैसा कितना और कहां-कहां से लूटा गया। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये दिमाग घुमा देने वाले हैं। अकेले डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए निकाले गए। चाईबासा ट्रेजरी से भी 2 अलग अलग मामलों में करीब 70 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। ये नंबर साफ दिखाते हैं कि ये लूट किसी एक दो जगह नहीं बल्कि कई जिलों में एक साथ चल रही थी। ये चार्ट देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देता है। डोरंडा ट्रेजरी का ये जो बार है वो बाकियों से कितना ज्यादा ऊपर है, 139 करोड़ रुपए। इसी एक मामले ने इस घोटाले को इतना बड़ा बना दिया था। तो ये सब सालों तक चलता रहा,
लेकिन फिर 1996 में CAG यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आई और इस पूरे खेल का पर्दाफाश हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ? चलिए अब इसके अंजाम की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो लोग इस पूरे खेल में शामिल थे उनका क्या हुआ? क्या किसी को सजा मिली? और जवाब है हाँ, कानून ने अपना काम किया, भले ही देर से किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 अलग-अलग मामलों में दोषी पाया गया और उन्हें जेल की सजा हुई। सिर्फ वही नहीं, कई बड़े IAS ऑफिसर और सप्लायर्स भी सलाखों के पीछे गए। ये एक बड़ा मैसेज था कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन देखिए, इस घोटाले का नुकसान सिर्फ 950 करोड़ रुपए का नहीं था। इसकी असली कीमत तो बिहार ने चुकाई। वो पैसा जो किसानों के लिए था, राज्य की तरक्की के लिए था, वो लुट गया। बिहार की छवि को एक ऐसा धक्का लगा जिससे उभरने में सालों लग गए। लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ गया और दशकों तक बिहार की राजनीति इसी एक घोटाले के साये में चलती रही। अगर एक लाइन में इस पूरी त्रासदी को समझना हो तो वो ये है, पैसा जो किसानों और विकास पर लगना चाहिए था, वो अंदर ही अंदर खा लिया गया। और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है कि किसी भी सिस्टम के बारे में ये क्या बताता है जब उसे इतने लंबे समय तक, इतने बड़े पैमाने पर और इतनी आसानी से अंदर से खोखला किया जा सकता है।